आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हम हमेशा बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, उसका क्या कुछ घरेलू नुस्खा हो सकते हैं, आसान उपाय हो सकते हैं और कुछ ऐसी दिनचर्या हम अपनाएं जिससे जो परेशानियां हैं वो हमारे आसपास पटकने भी ना पाएं। और अगर कोई दिक्कत हो ही गई है तो किस तरीके से उसका समाधान करना है, किस तरीके से बचाव करना है, तमाम बातें हम कार्यक्रम में करते हैं। और वहीं आज अगर बात की जाए तो आज हम ऐसी समस्या से सामना करेंगे, बातचीत करेंगे जिसकी जो पकड़ है हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज हम डॉक्टर साहब से आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पहले एक दौर था जब आर्थराइटिस यानी गठिया एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी जो बढ़ती उम्र के साथ हमें घेरती थी। हम इस तरीके के केसेस उम्र दराज लोगों में देखते थे, लेकिन अब ये जो उम्र का दायरा है इसका और वो सिकुड़ता जा रहा है, यानी कि जो कम उम्र के लोग भी हैं वो इसके शिकार होते जा रहे हैं। क्या है ये आर्थराइटिस, क्यों ये जो है कम उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रही है और किस तरीके के क्या कुछ बचाव किए जा सकते हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि विषय से हमने अवगत करा दिया है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर आर्थराइटिस है क्या। नंदिनी जी, जोड़ों की एक पीड़ादायी जी दुखदायी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति चलने फिरने से लाचार हो जाता है, कष्ट होता है, उसे तकलीफ होती है। और पूरे विश्व में लगभग 210 तरीके की आर्थराइटिस होती है। 210 तरह की अभी तक 210 तरीके की आर्थराइटिस हमारे चिकित्सा के जो अनुसंधान करता है उन्होंने डिटेक्ट की है, उन्होंने ऐसा बताया। जी जी। तो देखिए, तमाम तरीके की आर्थराइटिस होती है। वहीं आसपास की अगर बात की जाए, जो हम देखते हैं, पाते हैं, किस किस तरह के केस हमारे इलाके में बात की जाए तो सामान्य माने जाते हैं? सबसे ज्यादा मामले किस तरह के केस के होते हैं? नंदिनी जी, नॉर्थ इंडिया में जी, जहां हम लोग रहते हैं, हाँ जी, सबसे ज्यादा मरीज ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। जी जी, कुछ प्रतिशत गाउट या गठिया के से पीड़ित मरीज मिलते हैं। जी, रिमेटिज्म के भी, जिसे रिमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, मरीज बड़ी संख्या में हम लोगों के बीच में प्रैक्टिस में उपचार के लिए आते हैं। जी जी, ये तीन प्रमुख समस्याएं हैं जिनके मरीज ज़्यादा संख्या में हैं। अन्य और भी तरीके की आर्थराइटिस होती है जिससे पीड़ित मरीज भी इक्का दुक्का आते हैं। इक्का दुक्का से तात्पर्य कई हजारों में एक जी जी, जी जी, बिल्कुल। देखिए, आपने बताया कि सबसे ज्यादा मामले जो होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। गठिया एक ऐसा शब्द है, आम चलन में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम एक ही तरीके की परेशानी समझते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है मतलब गठिया है। तो ऐसे में ऑस्टियो जो आर्थराइटिस है वो किस तरह से, क्या उसके लक्षण होते हैं, इसके बारे में भी हमें बताएं। नंदिनी जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की एक डीजनरेटिव डिसीज है। जी, ये बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के घुटनों में जो जोड़ों के बीच में जो सॉफ्ट बोन होती है, कार्टिलेज, वो क्षय होने लगती है, उसका गलने लगती है, उसको नुकसान पहुंचता जी, है। और दोनों घुटनों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, तेली पदार्थ होता है, जो हमारे जोड़ को बगैर किसी रगड़ के आसानी के साथ चलाने में मददगार होता है, ये दोनों चीज़ें कम होने लगती हैं, कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। और जिसको ग्रीस साधारण भाषा में बोलते हैं, जिसको साधारण भाषा में जोड़ों का तेल बोलते हैं, ये सूखने लगता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ज़मीन पर उठने बैठने पर जोड़ों से चट चट की, कट कट की आवाज़ होती है। यहाँ पर नंदिनी जी एक बात और स्पष्ट कर दें
कि युवावस्था में अगर ये कट कट की आवाज होती है तो बहुत से लोग लापरवाही करते हैं, अरे अभी तो हमारी उम्र 25 साल है, हमारी तो उम्र 35 साल है, जी। अभी कोई बात नहीं। लेकिन वो एक भूल कर रहे होते हैं। जोड़ों की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी उनके शरीर के अंदर, उनके जोड़ों के अंदर प्रवेश कर गई है। लेकिन युवावस्था में मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जी। लिगामेंट मजबूत होते हैं, तो वो 10 बार भी जमीन पे बैठेंगे, दंड बैठक करेंगे, उठ के खड़े हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही प्रॉब्लम उस वक्त भी है। हाँ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में होती है जोड़ों में, जहां चट की आवाज आनी, कट की आवाज आनी शुरू हुई, तो समझिए साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन कहीं ना कहीं कम है। और जब व्यक्ति उम्र के ढलान पर आता है तो मांसपेशियां शिथिल हो जाती, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती, उनका स्टेमिना और स्ट्रेंथ कम हो जाती, तब जमीन पे बैठने के बाद बगैर किसी सपोर्ट के नहीं उठ पाते और बताते हैं कि साहब ये बीमारी तो हमको 30 साल की उम्र से है। और अगर अर्ली एज में ही सतर्क हो जाया जाए तो इस बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और कोई भी औषधि लेने की जरूरत नहीं होती है। केवल हम जीवन शैली में परिवर्तन करके, आहार में परिवर्तन करके इस विकट समस्या से, एक बड़े संकट से जो भविष्य में हमें दुख देने वाला है, पूरी तरह बचाव कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नंदिनी जी इसी अहंकार में रहते हैं, इसी सोच में रहते हैं कि साहब अभी तो जवानी है, अभी हमको कहाँ जोड़ों की समस्या, दौड़ के सीढ़ियां चढ़ लेता हूं। मानना नहीं चाहते हैं कि उन्हें जॉइंट्स का इस तरीके की कुछ समस्या भी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हमने समझा, और अच्छी बात यह है कि अगर जीवन शैली सही हम अपना लें, अगर ये शुरुआती संकेत को समझते हुए जीवन शैली में बदलाव कर लें तो इस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात मैं गाउट की करना चाहूंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट किस तरह से एक दूसरे से अलग है? बेसिकली जानना हम ये चाहते हैं कि जो गाउट के सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। नंदिनी जी, जोड़ों का दर्द तो सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को आज समाज में लोग गठिया ये डॉक्टर डायग्नोज करता है कि उसको क्या दिक्कत। गठिया को गाउट बोलते हैं जी। और गाउट हमारे शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के दूषित होने से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जी। सामान्य रूप से यूरिक एसिड अधिकतम 7 होना चाहिए, 6-7 के बीच में अधिकतम। जी। नीचे 3, 2, 1, 4 ठीक है। जब ये यूरिक एसिड 8, 9, 10 हो जाता है तो हमारे पैर की अंगूठों से शुरुआत होती है, हाथ के अंगूठे या उंगलियों से शुरुआत होती है, ये सूज जाते हैं और एकदम लाल हो जाते हैं। जब ये यूरिक एसिड कम होता है, इसकी वैल्यू कम होती है, तो ये सूजन और दर्द पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। व्यक्ति चाहे फुटबॉल खेले, चाहे सीढ़ियाँ चढ़े, चाहे रस्सी कूदे, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली जोड़ों की बीमारी नहीं होती है, लेकिन इस बीमारी में जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। तो यूरिक एसिड हमारे खान पान की गड़बड़ी से बढ़ता है। इस यूरिक एसिड की जांच के लिए एक खून का सैंपल दिया जाता है, ब्लड का सैंपल देते हैं और वो उस यूरिक एसिड की जांच जब कराते हैं तो सामने आ जाता है कि कितना यूरिक एसिड है। जी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट को समझने के बाद अगर अब बात की जाए, रिमेटिज्म का भी आपने जिक्र किया, ये बेसिकली क्या है और ये इन दोनों से कैसे अलग है और इसके कितने और किस तरह के मामले हमारे आसपास पाए जाते हैं? नंदिनी जी, रिमेटिज्म को चिकित्सकीय भाषा में आरए बोलते हैं, रिमेटाइड आर्थराइटिस। जी जी। ये जब हमारी शरीर की इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ काम करने लग जाए, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। इस डिसीज में सबसे बुरा असर हार्ट के ऊपर होता है। जी। रिमेटिज्म की
ज़्यादातर मरीज कार्डियक डिसऑर्डर के मरीज हो जाते हैं, हार्ट के मरीज हो जाते हैं और उनका जीवन दवाइयाँ खाते खाते बीतता है। लेकिन यौगिक और आयुर्वेदिक उपचार से इस बीमारी को पूरी तरह जड़ से ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। रेमेटिज्म में जोड़ इन्वॉल्व होते हैं और हमारी मांसपेशियाँ, हमारे मस्कुलर लिगामेंट इतना अकड़ जाते हैं, इतनी स्टिफनेस आ जाती है कि हाथ की उंगलियां ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं, एक चाय का कप नहीं पकड़ पाते हैं और ये घुटने सूज के मोटे हो जाते हैं, पैर पतले हो जाते हैं, व्यक्ति चलने फिरने में लड़खड़ाने लगता है। और इस बीमारी का खास लक्षण ये है कि जब इसका अटैक होता है तो व्यक्ति बुखार खूब आता है, तेज बुखार आता है और फिर जो पीड़ित है समझ जाता है अब ये बीमारी हमारी बढ़ेगी, 3-4 दिन में ये बीमारी और दुख देगी। जी बिल्कुल, तो ये समझ जाते हैं कि अब ये तकलीफ जो है अब बढ़ने वाली है यहाँ पर। नंदिनी जी एक और स्पष्ट कर दूं, गाउट में कोई फीवर नहीं आता जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई फीवर नहीं आता, लेकिन इसमें फीवर आता है। इसमें फीवर आता है, हरारत होती है, शरीर गर्म होता है। और गाउट में कैसे पहचानेंगे? गाउट में पैर का अंगूठा ज्यादातर इन्वॉल्व होता, हाथ के अंगूठे उंगलियां सूज के लाल हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे और ये टाइम बीइंग होता, अचानक रात में खाना खा के सोए, सवेरे चल नहीं पाए। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिसीज, ये धीरे धीरे होती है। आप पहले बैठेंगे तो जोड़ों से कट कट की आवाज आएगी, आपको सपोर्ट लेके उठना पड़ेगा, फिर 6 महीने लगेंगे तब आप जमीन में सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरत होगी, कोई पकड़ के उठाए तब उठ पाएंगे। ऐसे धीरे धीरे और दर्द और कष्ट बढ़ता है। ऐसे तीनों बीमारियों का अलग अलग ढंग से आप अगर थोड़ा भी चिंतन करेंगे तो पता कर सकते हैं कि हमको कौन सी जोड़ों की बीमारी है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है इसके लिए इसके बारे में जानना। और शुरुआती जो समय होता है उस दौरान अगर आप जान लेते हैं तो समस्या यकीन मानिए बढ़ने नहीं पाएगी, इस पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं कि कितनी उम्र से देखे जाते हैं चांसेस, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की जाए तो आजकल तो युवाओं में, यानी कि 30 की उम्र के युवाओं में भी इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं और कुछ कुछ केसेस में हमने बच्चों में भी इस तरीके के लक्षण पाए हैं, इस तरीके के केस पाए हैं। वजह क्या होती है इतनी कम उम्र में इस तरीके की समस्या की? नंदिनी जी, विलासितापूर्ण जीवन, हम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, दूसरों की नकल करके। दूसरा, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। आज बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो आउटडोर गेम में 10-12 बच्चे क्लास के जाते हैं, बाकी क्लास में ही बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, गपशप करते हैं, मोबाइल चलाते हैं जी। आज आउटडोर गेम के प्रति बच्चों का आकर्षण कम हुआ। आउटडोर गेम में बच्चों की अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती जी। और घर में भी स्कूल से इतना होमवर्क मिल जाता है कि माँ बच्चे के ऊपर प्रेशर डेवलप करती है, होमवर्क कर लो, ट्यूशन भी पढ़ना। बच्चे के पास स्वतंत्रता के साथ खेलने का मौका ही नहीं। एक तनाव, एक स्ट्रेस उसके जीवन को बीमारी की गर्त में ले जाता। तीसरा, आहार। आज मोटा अनाज खाते नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक मुहिम चलाई है मोटे अनाज की। तो हम क्या करते हैं, मैदा वाले आटे की रोटियां खाते हैं, जंक फूड खूब खाते हैं, फास्ट फूड खूब खाते हैं, चाइनीज फूड आज स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पसंदीदा बन गया जी। क्या है इसमें? भारी मात्रा में मसाले, भारी मात्रा में ऑयल, नमक और चीनी का भरपूर मात्रा में प्रयोग। ये चीजें शरीर के अंदर जाके नुकसान पहुंचाती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर हमारी पाचन प्रक्रिया को, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को दूषित करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ
न्यूट्रिशन पूरा होने ना होने के कारण जोड़ों की बीमारियां, यूरिक एसिड बढ़ना या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होना, यहाँ तक कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने की समस्या पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी यहाँ पर ये है कि अगर हम जानकारी जुटाने के साथ साथ जो सावधानियाँ हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। किस तरीके की जीवन शैली की आप सलाह देंगे, क्या नहीं करना चाहिए? ये तो हम समझ रहे हैं कि विलासितापूर्ण जीवन जो है हमारा, इससे थोड़ा बाहर निकले और फिजिकल एक्टिविटी पर जोर दें। बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस तरीके से जो उनका लाइफस्टाइल है आजकल, एक तो होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है, खेलने का वक्त नहीं मिलता है, और अगर बच्चा खुद भी इंटरेस्ट ले तो ऐसा मौका नहीं आता, उसकी जगह आजकल मोबाइल फोन्स ने ले ली है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। ऐसे में क्या कुछ करने की सलाह आप देंगे? नंदिनी जी, मैं अपने दर्शकों से एक विनती करूंगा कि बच्चों को बचपन जरूर जीने दें। बचपन में ही बच्चे को बड़ों जैसा ना बनाएं, ना बच्चों से ऐसी अपेक्षा रखें जी। उन्हें खुल के हंसने दें, खुल के खेलने दें, और जहाँ पढ़ाई की ज़रूरत है उसमें भी लापरवाही ना करके खुल के उन्हें पढ़ने दें। जी जी। लेकिन हर घंटे बच्चे के मानसिक स्तर पर एक प्रेशर डेवलप करना, उसे एक टेंशन देना, भाई पढ़ो, बहुत देर हो गई, अब आप बैठ जाओ, टीचर आने वाला है। बच्चे के साथ ये अन्याय है, विशेषकर उसकी मानसिक स्थिति के साथ। और ऐसे बच्चे ज़्यादातर इम्यूनिटी कम हो जाती है, खूब मोटे हो जाते हैं, बिस्तर पर बाथरूम करने लगते हैं, और इनकी याददाश्त कम होती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और लड़ाई की भावना बढ़ने लगती है। तो हमें सबसे पहले बच्चों से बचपन नहीं छीनना है, बच्चों से एक अच्छी जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। दूसरी बात, आहार के बारे में सतर्क होना है। जो परिवार वेजिटेरियन है, आप देखिए उनका बच्चा कभी मुर्गा की डिमांड नहीं करता, कभी नहीं करेगा, जी जी, क्योंकि उस संस्कार में नहीं। लेकिन चाइनीज फूड के लिए माँ के अरे मानता नहीं है बच्चा। मैं ऐसी माँ से ये पूछना चाहूँगा कि बच्चा कल ये जिद करे कि मुझे शराब पीनी है, मुझे बीड़ी सिगरेट पीनी, क्या आप अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। जी जी। बोले कभी कभी खा लेता। शादियों में जाइए, माँ बच्चे को ऐसे ही छोड़ देती, खूब जंक फूड, चाइनीज फूड खाओ। मैं कहता हूँ कि आप अच्छे संस्कार बच्चे को दें, अच्छा आहार दें, ताकि बच्चे का इंटरनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, बच्चा स्वस्थ हो, निरोगी हो। साथ ही ऐसा भी ना करें कि रात में 2-2 बजे तक आप जग रहे हैं, बच्चा भी जग रहा है, सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, तो बच्चा 6:45 बजे उठता है, ना फ्रेश हो पाता है, ना मंजन करता है, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म डालता है, बैग उठाता है, एक गिलास दूध दौड़ते दौड़ते पी के और बस में बैठ जाता। ये दिनचर्या अच्छी नहीं है किसी भी रूप में। परिवार के किसी भी सदस्य के लिए ये अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसमें आपको सुधार करना होगा, आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज़्यादातर माँ बच्चे के ऊपर डाल देती है कि ये मानता ही नहीं है, उसको नींद ही नहीं आती। मैं कहता हूँ आप माँ हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी को सही रूप से निभाना चाहिए। सही रूप से आप जिम्मेदारी को निभाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन नंदिनी जी, एक बात और कहना चाहिए। कुछ बच्चे, जब यही स्थिति रहती है तो जब बच्चे 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो इसको दिनचर्या के रूप में मान लेते हैं, माँ के ऊपर गुर्राने लगते हैं, माँ से बदतमीजी करने लगते हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते, पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे, अपने निर्णय को बहुत बुद्धिमानीपूर्ण मानेंगे। ऐसे समय अगर आपने विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय नहीं किया तो परिवार बिखरने में, परिवार टूटने में देर नहीं लगेगी और
परिवार के एक एक सदस्य को विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। इसलिए नंदिनी जी, मेरा निवेदन है कि बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनकी सलाह को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सकते हो, आपको जीवन का अनुभव नहीं हो सकता। जी, मान लीजिए 22 साल का बच्चा है, 24 साल का बच्चा है, माँ से बदतमीजी कर रहा है, घर में बड़ों की बात नहीं मान रहा है, लड़ने को तैयार है। निश्चित रूप से पेरेंट्स का कहीं ना कहीं भूल है, अति लाड़ प्यार है, लेकिन इस अति लाड़ प्यार का बदला आप गुर्रा के दो, आप उनको डांट के दो, वो किसी भी रूप में उचित नहीं है। ये बीमारियों का कारक है नंदिनी जी, जो मैं कहना चाहता हूं। तो बहुत ज़रूरी है इस पर भी गौर करना कि समस्या क्या है ये जानना, और समस्या की जड़ क्या है। अगर ये हम समझेंगे तो निश्चित तौर पर जो उपाय है वो सही हमें मिलेगा और उस पर हम अमल कर पाएंगे। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत काम की ये बातें हो रही हैं और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज, एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच 255 पनकी रोड, कल्याणपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आर्यनगर, कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन कीजिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखन, कानपुर। चांदनी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, बसौसी, रमाबाई नगर, कानपुर। दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, एडमिशंस ओपन। विगत कई वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला शुक्लागंज का अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं अंग्रेजी बोली का अभ्यास, पीजी कक्षाओं हेतु खिलौने, झूले व विशेष पाठ्यक्रम, अनुभवी अध्यापिकाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए आया रिक्शा एवं बस की व्यवस्था। दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, श्रीनगर, पौनी रोड, शुक्लागंज, उन्नाव। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप और आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की और बहुत सारी और बहुत अच्छी बातें, बहुत ज़रूरी बातें डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के आर्थराइटिस की बात हमने की और किस तरीके से कम उम्र में क्यों आखिर होता है आर्थराइटिस, ये बहुत ज़रूरी था जानना, इसे आपने बताया और मुझे लगता है ये जानकारी ज़रूर, इस जानकारी का जो हमारे दर्शक हैं वो लाभ उठाएंगे। बात अगर अब युवाओं की जाए, देखिए बढ़ती उम्र में होती है आर्थराइटिस, एक सामान्य तो नहीं, हम चाहेंगे कि तब भी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक आप स्वस्थ रहें और बेहतर जीवन शैली के साथ ये संभव है, लेकिन युवाओं में भी आजकल ये समस्या देखी जा रही है। आखिर युवाओं में आर्थराइटिस की क्या वजह हो सकती है, क्या क्या ऐसी गलतियां हैं, खामियां हैं जो आप लाइफस्टाइल में पाते हैं? क्योंकि आज किसी को कुछ सलाह भी दी जाए तो उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हमारा वर्क कल्चर ही ऐसा है, तमाम तरीके की दलीलें इसको लेकर के आती हैं। नंदिनी जी, दलीलें कुछ भी दे दें जी प्रकृति दलीलों से संतुष्ट नहीं होती जी। प्रकृति के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही आप स्वस्थता का रास्ता तय कर सकते हैं। प्रकृति के विरुद्ध आचरण आपको बीमारी के गर्त में ले जाएगा। आज के युग में स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या। जी। दूसरा, हमारा आहार, हमारे आहार में पौष्टिकता, हमारे आहार की मिनरल वैल्यू और विटामिन वैल्यू कम होती जा रही। जी। हम मोटा अनाज छोड़ते जा रहे हैं, हम हरी सब्जियां छोड़ते जा रहे हैं, हम फल, सूप और ताजे फलों का रस भूलते जा रहे हैं। अपने भोजन में सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, यहाँ तक कि शराब शामिल कर रहे हैं। हम अपने भोजन में फास्ट फूड का भरपूर मात्रा में सेवन कर रहे हैं, ताजे फलों से दूरी बना ली है और सलाद भी खाते हैं तो नंदिनी जी क्या कि एक टुकड़ा प्याज का ले लिया, 2 टुकड़े मूली के ले लिए, 1 टुकड़ा गाजर का ले लिया और बखान करते हैं कि हम सलाद खा रहे हैं। जी। ये कुपोषण का शिकार जो हो जाते हैं युवा, ये विभिन्न बीमारियों का तो शिकार होते ही हैं नंदिनी जी। इन्हें जब डॉक्टर के पास जाना होता है तो डॉक्टर इनके भोजन को अपने आप समझ लेता है जी। और मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम इनके टैबलेट या कैप्सूल लिख देता है। अरे जवान आदमी को क्या ज़रूरत है? हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, हमारा आहार अच्छा हो तो हमें बाहर से कोई मिनरल और विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हमारा आहार ऐसा है कि हम भरपूर मात्रा में चीनी खा रहे हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, हम भरपूर मात्रा में नमक और मसाले खा रहे हैं जो एसिडिटी पैदा कर रहे हैं। ये नमक हमारे शरीर के अंदर सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को गड़बड़ा रहा है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा के ब्लड प्रेशर की शिकायत पैदा कर रहा है। लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं, हम सोचते ये हैं कि हमारे पास पैसा है, हम बीमार होंगे, हम दवाई खरीद लेंगे, हम डॉक्टर को खरीद लेंगे। ये सोच को बदलना होगा। आज भारी संख्या में युवा ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, तनाव के कारण, अपने आहार के कारण, अपनी दिनचर्या के कारण। इस चीज़ों में सुधार करके हम पूर्ण आरोग्यता के रास्ते पर चल सकते हैं। अपने जीवन में 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन योगासनों को जोड़ के दीर्घजीवी बन सकते हैं, आरोग्य में, आनंद में जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। तो दीर्घजीवी होने की हम सभी कामना करते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो अगर ये जीवन आनंदमय भी हो, सुखमय हो, किसी तरह की बीमारियां ना हो। और इसीलिए ये जो संवाद है, ये जो चर्चा चल रही है, हम चाहते हैं कि ये आप तक जानकारियां पहुंचें और आप इसका पूरा लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, जीवन शैली का रोल हम यहाँ पर जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं।
किस तरीके की जीवन शैली होनी चाहिए? सबसे पहले जीवन शैली में खान पान बहुत महत्वपूर्ण होता है। खान पान के दौरान आप क्या कुछ ऐसी गलतियां देखते हैं जो फास्ट फूड तो कॉमन है, लेकिन फिर भी अगर रोज़मर्रा के जो हमारा रोज़ का खाना है उसमें क्या खामियां हमारे खाने में होती हैं जिसको आप दुरुस्त करने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, सामान्य घरों में प्रातः ब्रेकफास्ट को अगर हम देखें तो बनता है चाय, नमकीन, पकौड़े, जी हाँ। ऐसी चीज़ें, या कोई फास्ट फूड, दूसरा बाजार से मंगा के। जी। क्या ये स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अच्छा है? जी जी। हम पढ़े लिखे हैं, हमें सब जानकारी है, लेकिन खाते समय हम अपने दिमाग की घंटी बंद कर देते हैं। जी। खा लो, दूसरों को प्रवचन करेंगे, दूसरों को जानकारी देंगे। हम कभी नाश्ते में प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते। ज़्यादातर परिवारों में फल, ताजे फलों का रस, और मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, जी। पहले के ज़माने में सुबह के समय एक सब्जी और चपाती बन जाती थी, मट्ठा के साथ रोटी लोग खा लेते थे, दही के साथ रोटी खा लेते थे, दूध के साथ रोटी खा लेते थे। ये नाश्ता होता था। घर सीजन के फल खा लेते थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाते थे। आज हम 12 घंटे की फास्टिंग, 10 घंटे की फास्टिंग के बाद जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो जंक फूड खाते, फास्ट फूड जिसकी मिनरल वैल्यू नहीं है, जिसकी विटामिन वैल्यू नहीं है और जिसकी पाचन की वैल्यू बहुत बुरी है। जी। ऐसे खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी। ऐसा आहार ले लेते हैं तो फिर जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आलस आता है, नींद आती है, बच्चा स्कूल में जाके सोने लगता है और सोचते हैं कि हमें नींद बहुत आती, आलस बहुत आता। अरे जब आप इतना रिच डाइट लिए हैं, उसकी मिनरल वैल्यू नहीं है, उसकी विटामिन वैल्यू नहीं है, तो शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है जो दूसरे कामों में लगनी चाहिए, वो संपूर्ण ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है। फलस्वरूप आप दूसरे काम के लिए ऊर्जा नहीं निकाल पाते, आपको थकान होती है, आपको नींद आती है, आपको आलस आता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। तो हमें अपने ब्रेकफास्ट को इसी प्रकार से अपने लंच को और डिनर को भी प्राकृतिक स्वरूप देना चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानी पूर्ण आहार आपकी केवल जोड़ों की बीमारी के लिए नहीं, केवल अर्थराइटिस के लिए ही नहीं, अन्य बीमारियों के लिए भी अच्छा है और अर्थराइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए, बात अगर की जाए, ये जो समस्या है इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि पैरों में तकलीफ से सबसे पहले हमें पता चलता है कि हम इस ओर जा रहे हैं। ऐसे में जो हमारे यहाँ फैशन जो अगर कहा जाए, महिलाएं जो फैशन करती हैं वो उन्हें हाई हील्स का शौक़ होता है या बूट्स ज़्यादा पहनना, क्या ये भी इस तरीके की दिनचर्या पर भी, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? कितना फ़र्क डालती है ये जीवन शैली? नंदिनी जी, जीवन शैली में जब हम अप्राकृतिक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है। जी। और आपको, अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ कि 1 किलो वजन अगर बढ़ता है आपका, तो आपके घुटनों पर लगभग 6 से 7 किलो का लोड बढ़ता है। 1 किलो वजन के बढ़ने पर? 1 किलो वजन। अगर आपने 5 किलो वजन कम किया तो 20-20, 25-25 किलो वजन का जो दुष्प्रभाव घुटनों पर हो रहा था, जोड़ों पर हो रहा था, वो कम हो जाता। जी। तो हमें ऐसा आहार जो जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल तौंद फुला देता है, मोटा कर देता है, उससे बचाव करना है, प्राकृतिक आहार को लेना है। और आपने पूछा कि हम कौन सा आहार का सेवन करें,
मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ नंदिनी जी कि आपकी जो समस्या है उस समस्या के निदान के लिए जो आहार आपके बड़े बूढ़े बताएं, आपका आयुर्वेदाचार्य बताएं, उस आहार को प्राथमिकता के साथ औषधि के रूप में सेवन करें, आप पूर्ण स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। देखिए, सावधानी अगर हम रखते हैं, बचाव रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मसला भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो पहले से ही इस समस्या से ग्रसित हैं। ये चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हों, चाहे गाउट के, या फिर चाहे रिमेटिज्म के हों। लेकिन अगर मैं जानना चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स हैं, बारी बारी से इनके बारे में बताएं, जिस दौरान इसका अटैक ज़्यादा है, यानी कि तकलीफ बढ़ी हुई है, उस दौरान किस तरीके के खाने पीने की सलाह देंगे या किन चीज़ों का परहेज की सलाह देंगे आप? नंदिनी जी, चाहे इस समस्या का अटैक हुआ हो जी या हम इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो हमें अपने आहार को संयमित और संतुलित करना चाहिए। जी आहार को औषधि रूप में सेवन करने का मन रखना चाहिए। जी ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रिमेटिज्म जैसी बीमारियां आयुर्वेदिक दृष्टि से वात रोग की श्रेणी में आती हैं। जी 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, उनमें ये बीमारियां भी हैं। तो वात रोग से पीड़ित होने पर आपको बादी चीज़ें, वात वर्धक चीज़ों का आहार का परहेज करना चाहिए। वात वर्धक आहार में होता है उड़द की दाल, जी मटर, मटर की दाल, छोला, राजमा, चना, यहाँ तक कि बेसन, घुइयाँ, अरबी के पत्ते, जी कद्दू, कटहल, बैगन जैसे खाद्य पदार्थ वात प्रकृति के होते हैं, वात को बढ़ावा देते हैं। इनका सेवन बिल्कुल ना करें। कम से कम 6-8 महीने घोर परहेज करें। आपकी समस्या के निदान में बहुत सहयोग होगा। जो भी दवा खा रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो फ़ायदा करने लग जाएगा। और अगर आप वातवर्धक आहार लेते रहेंगे तो दवा लेने के बावजूद भी आपकी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चिकित्सक दवा की डोज बढ़ाते जाएं। बिल्कुल। और हम ये समझते हैं कि दवा लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वजह उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी ही जो जीवन शैली से संबंधित है, हमारे खान पान से संबंधित है, वो होता है। अब वही बात अगर डॉक्टर साहब की जाए, यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड की समस्या है, तो उससे आप खाने की किन चीज़ों से परहेज रखने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, गठिया भी वात रोग है। वात संबंधी जो वात वर्धक खाद्य पदार्थ हैं उनका परहेज करें, लेकिन यूरिक एसिड में हमें ऐसे खाद्य पदार्थ जो तले मसालेदार हैं, खूब घी पड़ा है, उसमें रिफाइंड पड़ा हुआ है, लाल मिर्ची है, हरी मिर्ची है, प्याज और लहसुन को भून के खाना है, फ्राई करके दाल को खाना है, ये सब चीज़ें हमारे यूरिक एसिड को तेज़ी से बढ़ाती हैं और हमें गठिया का शिकार बना देती हैं। कभी भी मैं सलाह दूंगा अपनी माताओं को, बहनों को कि दाल को, सब्जी को प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक से कभी फ्राई मत करिए। जी अगर आप सब्जी जैसे लौकी की सब्जी है तो लौकी के साथ ही प्याज को डाल दें, उसको तेल में भून के फ्राई करके ना खाएं। कच्चा प्याज महा औषधि है, कच्चा लहसुन महा औषधि है, वात नाशक है, लेकिन ज्यों ही ये फ्राई कर दिया जाता है ये वात वर्धक हो जाता है, ये पित्त वर्धक हो जाता है और गठिया के मरीज के लिए दुखदाई स्थिति का सामना करना पड़ता है। वही बात अगर अब रेमेटाइड आर्थराइटिस की जाए, रेमेटिज्म जिसे कहते हैं, क्या कुछ इस दौरान सावधानी की सलाह? नंदिनी जी, वातवर्धक खाद्य पदार्थ तो इसमें भी जी, जी। परहेज करने चाहिए, हाँ लेकिन जी। हमें
अपनी इम्यूनिटी को, हमारे जैसे हमारे घर का कोई बच्चा, एक उदाहरण देना चाहता हूँ नंदिनी जी, हमारे घर का कोई एक मेंबर निरंकुश हो गया, बात नहीं मान रहा, घर वालों के विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो उसको समझा बुझा के रास्ते पे लाना होगा। हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को, जो हमारे खिलाफ ही लड़ने को तैयार हो गई, उसको समझा बुझा के रास्ते पे लाएंगे। और समझा बुझा के रास्ते पे लाने के लिए ज्ञानी लोगों की, अनुभवी लोगों की और ताकतवर लोगों की, प्रभावशाली लोगों की ज़रूरत होगी। हमें ऐसे ही खाद्य पदार्थों को, इस बिगड़ेल इम्यूनिटी को रास्ते पे लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें आंवला बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ आंवला, जी। एलोवेरा और औषधि प्रयोग में अलसी जी। भुनी हुई अलसी को 2 चम्मच चबा के खाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रेमेटिज्म के मरीज अगर एलोवेरा का और आंवले का सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी अच्छे होने लगते हैं। अलसी इन मरीजों के लिए महा औषधि है, महा दवा है। ये बहुत हित करती है, बहुत लाभ करती है। गिलोय और तुलसी का सेवन भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। और ये जो परहेज़ है अगर आप करेंगे, इस तरीके की जानकारियों को अगर आप अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आराम मिलेगा। और उद्देश्य भी हमारा यही है। चलते चलते आखिरी सवाल एक और आपसे करना चाहूँगी, और वो ये कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, यानी कि तीनों प्रकार की जो आर्थराइटिस जिस पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे योगासन भी हैं जो मदद कर सकें, या योगासन के दौरान सावधानी बरतने की आप सलाह दें क्योंकि इस कंडीशन, इस परेशानी के चलते? नंदिनी जी, जोड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को मरकट आसन जी बहुत उपयोगी है। भुजंग आसन बहुत लाभ देता है। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं, विशेषकर ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रिया, स्कंद संचालन की क्रिया, कटी शक्ति विकासक की 5 क्रियाएं और जानू शक्ति विकासक की 3 क्रियाएं, इनका धीरे, ये बहुत सरल होती हैं नंदिनी जी। मतलब ये विचार नहीं करना है, मेरे तो बहुत सी महिलाएं सोच सकती मेरे तो घुटने सूजे हैं, खटिया से तो उठा नहीं जाता, योगा और बता रहे हैं। ये खटिया पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सहज क्रियाएं हैं लेकिन बहुत चमत्कारिक लाभ देने वाली क्रियाएं हैं। आप इनको जीवन में उतारें, निराश नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMG, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, आरोपी, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390076021 7703006602।
मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच, मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतन धाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। Dental treatment by super specialist MDS doctor, high-tech implant, laser, root canal treatment, teeth whitening cosmetic, orthodontic braces treatment and children dentistry center. मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच,